माउंट एवरेस्ट का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन 1 इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, ऑप्शन 2 शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन 3 भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, ऑप्शन 4 भारत के वायसराय के नाम पर। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था, लेकिन बाद में एक ऐसे पहाड़ की बात शुरू हो गई जिसके कंचनजंगा से भी ऊंचा होने का अनुमान लगाया जाने लगा। उस समय इसका नाम गामा रखा गया। बाद में जब 1856 में नापजोख के बाद अंग्रेजों ने इसकी ऊंचाई 8,839 मीटर बताई और इसका नाम ब्रिटिश भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया। क्या आपको पता है कि एवरेस्ट को नेपाल और चीन में किन किन नामों से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पुराना किला निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर? वैसे तो बहुत से लोग दिल्ली में स्थित पुराना किला को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के किले के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो किला है उसके निर्माण की कहानी हुमायूं के द्वारा बसाए जा रहे शहर दीन पनाह से शुरू होती है। हालांकि हुमायूं ने इस शहर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो शेरशाह सूरी से हार गया। बाद में शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया। क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में और कब हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। चौसा की लड़ाई निम्न में से किस किस के बीच हुई? ऑप्शन 1 शेरशाह सूरी और हुमायूं, ऑप्शन 2 शेरशाह सूरी और राणा सांगा, ऑप्शन 3 राणा सांगा और हुमायूं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। चौसा की लड़ाई शुरू होने से पहले हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों की सेनाएं करीब 2 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं। इस दौरान मुगल खेमे में खाने की कमी होने लगी और हुमायूं ने शेरशाह से संधि करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि संधि हो पाती दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी तरह हार हुई। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद हुमायूं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आगरा पहुंच पाया था। क्या आपको पता है कि वर्तमान में चौसा किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 ऋग्वैदिक काल के लिए पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ऑप्शन 2 ऋग्वैदिक काल में धातु कर्म की जानकारी थी, ऑप्शन 3 अधिकांश ऋग्वैदिक युद्ध गाय के लिए किए गए, ऑप्शन 4 बाल विवाह लागू नहीं था। ऋग्वैदिक काल में समाज में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस महत्वपूर्ण स्थान की वजह से ही गाय के लिए लड़ाइयाँ होती थी जिनको गविष्टि बोला जाता था। इस समय तांबा, सोना और लोहा आदि धातुओं का ज्ञान था और इन सभी का उपयोग धातु कर्म में होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का काफ़ी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल के विषय में हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका स्रोत केवल वेद और दूसरी पुस्तकें ही हैं। इस समय के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों का काफ़ी अभाव है। क्या आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्दों हिरण्य, धुइत्री और गोपति का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कृषि विभाग, जिसे दीवाने अमीर को ही कहा जाता है, किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। उसने सबसे पहले अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई, सैकड़ों कुएं खुदवाए और अकालग्रस्त किसानों के लिए तकावी नाम के कृषि ऋण की व्यवस्था भी की। इसके शासनकाल के दौरान ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस अरबी विद्वान ने बनारस में 10 साल तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? अल-बरूनी, अबू मसीर, फिरदौसी, अल-ख्वारिज़मी। बनारस हजारों सालों से ज्ञान के आदान प्रदान का केंद्र रहा है।
यहाँ पर आकर बहुत से विद्वानों ने अनेक चीज़ों का अध्ययन किया है। इस्लाम के स्वर्णकाल के दौरान ईरान के जाने माने विद्वान अलबरूनी ने भी यहाँ करीब 1 दशक रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसने भारत की यात्रा करके यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखा और इसके बारे में अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में लिखा। क्या आपको पता है कि इस्लाम का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 1 देवल देवी खिज्र खान, ऑप्शन 2 तराखी ए अलाई, ऑप्शन 3 तुगलकनामा, ऑप्शन 4 कुरान अस सदाइन। भारत के तोता नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरो ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में गज़ल और कव्वाली जैसे अनेकों योगदान दिए हैं। शालीमार बाग के शिलालेख में कश्मीर को धरती की जन्नत भी इन्होंने ही कहा था। खुसरो ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें तुगलकनामा और कुरान अस सदाइन प्रमुख हैं। खुसरो ने अपनी इश्किया नामक किताब में देवल देवी और खिज्र खान के बारे में लिखा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तराखी ए अलाई अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है। क्या आपको पता है कि सितार और तबले की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1560, 1562, 1564, 1566। इस्लामिक राज्यों में केवल मुस्लिम लोगों को रहने की अनुमति होती थी। अगर कोई गैर मुस्लिम रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। इसको देने के बाद वो अपने धर्म की मान्यताओं का पालन कर सकते थे। जजिया कर को भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद इसे अनेकों बार और अनेकों शासकों ने लगाया और हटाया। अकबर ने इसे 1564 में हटाया, 1575 में दोबारा लगाया और 1579 में फिर से हटा दिया। क्या आपको पता है कि भारत में जजिया कर को हमेशा के लिए किस शासक ने समाप्त किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। पातशाहनामा के लेखक निम्न में से कौन है? कैफी खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, इनायत खान। पातशाहनामा या बादशाहनामा शाहजहां के राज का आधिकारिक इतिहास है। हालांकि इन लेखों में सैन्य अभियानों की प्रमुखता से जिक्र है, लेकिन इनमें राज दरबार, शादियों और दूसरी गतिविधियों का भी चित्रण किया गया है। वैसे तो पातशाहनामा को किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई 2 किताबों को इसका सबसे मुख्य भाग माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि लाहौरी इस पर एक और किताब लिखने वाले थे, लेकिन अधिक उम्र की वजह से यह मुमकिन ना हो सका। क्या आपको पता है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वेद सायण और माधव नाम से प्रसिद्ध व्याख्याकार निम्न में से किसके दरबार में उपस्थित थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय, अलाउद्दीन वहमन शाह। आचार्य सायन विजयनगर साम्राज्य के जाने माने संस्कृत मीमांसा के ज्ञाता थे। अपने भाई माधव के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। आचार्य सायन और मध्वाचार्य दोनों ही हरिहर और बुक्का द्वारा संरक्षित थे। कहा जाता है कि आचार्य सायन ने 100 के करीब पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में उन्होंने वेद के सभी भागों पर टिप्पणी की थी। उनकी सबसे प्रमुख रचना वेदार्थ प्रकाश को उन्होंने राजा बुक्का के अनुरोध पर लिखा था। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य किन राज्यों में फैला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगलों का पतन निम्न में से किसके काल में प्रारंभ हुआ? जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बहादुर शाह प्रथम के। ओटोमन साम्राज्य से मिले नए डिजाइन की बंदूकों और तोपों के दम पर पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने विजय पाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आगे आने वाले राजाओं ने इस साम्राज्य को बहुत बढ़ाया और औरंगजेब के काल में इस साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो गया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद से ही इस साम्राज्य का पतन चालू हो गया और 1858 में ये साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। क्या आपको पता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस राजा को हराया था? कमेंट बॉक्स में बताएं।
फतवा ए आलमगीर निम्न में से क्या था? विधि, पद, खगोल विद्या, राजस्व खाता। फतवा आलमगीरी, अल फतवा आलमगिरिया या फटा अल हिंदिया जैसे नामों से जाने जाने वाला फतवा ए आलमगीर भारत में कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामिक कानूनों का सबसे बड़ा संग्रह है। इसको बनाने का काम मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने 500 इस्लामिक विशेषज्ञों के साथ किया था। ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें निजी, परिवार, गुलामों, युद्ध, संपत्ति, अंतरधार्मिक संबंधों, व्यापार और टैक्स आदि से संबंधित कानूनों का जिक्र है। क्या आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। दारा शिकोह निम्न में से किस चीज का अनुयायी था? ऑप्शन 1 विश्व देवतावादी सिद्धांत को मानने वाला, ऑप्शन 2 अद्वैतवादी सिद्धांत मानने वाला, ऑप्शन 3 किसी भगवान में विश्वास ना करने वाला, ऑप्शन 4 आस्तिक। दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था और शाहजहां के बाद गद्दी का सबसे प्रबल दावेदार भी था, किंतु उत्तराधिकारी के लिए हुए युद्ध में औरंगजेब ने उसे हराकर मरवा दिया। दारा शिकोह विचारों में काफी लिबरल था और रूढ़िवादी इस्लाम के खिलाफ था। वो किसी भी भगवान को नहीं मानता था। उसने सूफी संतों पर किताबें लिखी, योग वशिष्ठ तथा भगवद गीता को फारसी में अनुवादित किया और अपनी किताब मजमा उल बहरैन में सूफी और वेदांत विचारों के बीच हार्मनी की बातें की। क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसने कहा है कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? मुगल काल में चित्रकारी की नींव हुमायूं के समय में रखी गई थी। बाद में राजाओं ने इसे और भी बढ़ाने का काम किया और जहांगीर के समय में तो इसका भव्य रूप सामने आया। चित्रकला की प्रशंसा में अकबर ने एक बार कहा था कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है। अकबर के काल में चित्रकारी में हमें ईरानी शैली का प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। क्या आपको पता है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी पर रोक लगवा दी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। शेरशाह का प्रभाव अकबर पर निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम पड़ा? प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता, सार्वजनिक कार्य या सैन्य कल्याण? शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत पर केवल कुछ वर्षों तक ही राज किया, लेकिन उसकी नीतियों, खासकर प्रशासन से संबंधित नीतियों ने अकबर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला। अकबर ने सूरी की नीतियों पर चलकर ही विशाल साम्राज्य बनाने में सफलता पाई। सूरी की प्रमुख नीतियों में साम्राज्य का सरकार और परगना में विभाजन, वित्त और सेना संबंधी विभागों का गठन, रुपये का चलन और सड़क का निर्माण आदि शामिल थे। क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर की निम्न विजयों को काल क्रमबद्ध करें। चित्तौड़, मालवा, कलिंजर, रणथंभौर। बैरम खान के प्रभुत्व के समय ही ग्वालियर, जौनपुर, बनारस, अजमेर और मालवा जैसे राज्य मुगल साम्राज्य में जोड़ दिए गए थे। बाद में जब अकबर ने पूरी तरह सत्ता हासिल कर ली तो 1564 में गोंडवाना पर रानी दुर्गावती से लड़कर कब्जा किया। 1567 में उसने चित्तौड़गढ़, 1568 में रणथंभौर और 1569 में कलिंजर पर कब्जा किया। 1572 में उसने गुजरात अभियान चलाया और 1574 में बंगाल पर कब्जा किया। इसके बाद भी उसने बहुत से अभियान चलाए। क्या आपको पता है कि अकबर की मां का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगल शासन में मुहतसिब निम्न में से कौन था? ऑप्शन 1 सार्वजनिक नैतिकता जांचने वाला, ऑप्शन 2 आयात सामग्री पर कर, ऑप्शन 3 कर आयुक्त, ऑप्शन 4 ग्रामीण न्यायिक अधिकारी। मध्यकाल में मुस्लिम देशों में मुहतसिब एक अधिकारी हुआ करता था जो ये सुनिश्चित करता था कि इन देशों में बाजार और व्यापार दोनों ही शरिया के कानून के हिसाब से चलें। यह अधिकारी नाप तोल, पैसों, चीज़ों के दामों, सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखते थे। कई देशों में तो ये स्कूल, शिक्षकों और छात्रों पर नज़र भी रखते थे।
क्या आपको पता है कि मुगल काल में दीवाने वजारत क्या होता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, सभी भूमि सरकार की थी। ऑप्शन 2, किसानों को भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार दिया जाता था। ऑप्शन 3, अधिकांश भूमि मंदिरों द्वारा नियंत्रित होती थी। ऑप्शन 4, इनमें से कोई भी नहीं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि के 3 प्रकार थे। पहली थी भंडारवादी भूमि, जो पूरी तरह से राजकीय भूमि थी। दूसरी भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था और ये राज्य के कुल भूमि का लगभग 75% थी। इस भूमि को राजा के द्वारा सैनिक सेवाओं के चलते अमर नायकों और पलायीगारों को दिया जाता था। तीसरी भूमि थी मान्या भूमि, जो ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को दान में दी जाती थी। इन 3 तरह की भूमि की वजह से इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में राज्यों और जिलों को क्या बोला जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने बुलंद दरवाजा निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात, अहमदनगर, मालवा, अटक। बुलंद दरवाजा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है और इसको मुगल स्थापत्य कला का नायाब नमूना माना जाता है। जब जामा मस्जिद बनी तो बुलंद दरवाजा उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अकबर द्वारा गुजरात पर विजय के बाद इसको 1575 में बनवाया गया। इस बार अकबर के धार्मिक विचारों में खुलेपन को देखने के साथ ही साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिली विजयों का उल्लेख भी किया गया है। क्या आपको पता है कि बुलंद दरवाजे का शाब्दिक अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नादिर शाह ने भारत पर धावा कब बोला? 1719, 1729, 1739, 1749। फारस के अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने कमजोर पड़ चुके मुगल वंश को करनाल के युद्ध में 1739 में बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने मुगल राजधानी के लोगों से 2 करोड़ रुपए लूटे। मुगल बादशाह को युद्ध के बाद तख्ते ताऊ सिंहासन, कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे नायाब हीरों से हाथ धोना पड़ा। क्या आपको पता है कोहिनूर का हीरा कब और किस जगह खुदाई से निकला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। 19वीं सदी के अंत में भारत से नील का निर्यात पतोन्मुख होने लगा, क्योंकि ऑप्शन 1, पश्चिम में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया। ऑप्शन 2, ब्रिटिश नील उत्पादक ने लागत कम कर दी। ऑप्शन 3, नील उत्पादकों का कठोरता से शोषण किया गया। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में नील की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। इस ऊंची डिमांड की वजह से ही इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इसे नीला सोना भी कहा जाता था। इन ऊंची कीमतों की वजह से यूरोप में लगातार नील का विकल्प तलाश किया जा रहा था। 19वीं शताब्दी में यूरोप के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का आविष्कार कर लिया, जो नील से काफ़ी सस्ता था। नील का दाम कृत्रिम रंग से महंगा होने के कारण इसकी डिमांड घट गई और इसका निर्यात बहुत कम हो गया। क्या आपको पता है कि नील भारत के किन इलाकों में उगाया जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है? जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी राज्य में संवैधानिक शासन के फेल हो जाने पर केंद्र सरकार शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है। संविधान के इस अनुच्छेद का केंद्र की सरकारों ने बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन की, तो मणिपुर पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में ये 9 बार, तो बिहार और जम्मू कश्मीर के राज्यों में 8 बार लग चुका है। प्रश्न में मणिपुर नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पेशवा प्रथा अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, रघुनाथ राव। शुरुआत में पेशवा मराठा राजा के अधीन काम किया करते थे।
पहले पेशवा मोरोपंत पिंगले की नियुक्ति छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। बाद में भट्ट परिवार के पेशवा पद पाने के बाद से ये पोस्ट हेरिडिटरी हो गई और मराठा राजा बस नाम का राजा रह गया। ब्रिटिशकालीन भारत में मराठा साम्राज्य की शक्ति लगातार कम होती चली गई और बाजीराव द्वितीय के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसे पुनः स्थापित करने का असफल प्रयास किया। क्या आपको पता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक संस्थान ब्रिटिश सिद्धांत का विरोधी था? देवबंद आंदोलन, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, फर्जी आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में मोहम्मद कासिम नानोतावी और रशीद अहमद द्वारा दारुल उलूम मदरसे की स्थापना के साथ हुई। मदरसे की स्थापना के साथ ही इसमें इस्लाम को पुनर्जीवित करने और उपनिवेशवादी विरोधी भावना बननी शुरू हो गई। 1919 में इसकी राजनैतिक शाखा जमीयत-ए-उलेमा हिंद भी बनी। शुरुआती दिनों में ये लोग हिंदू और ईसाइयों से शांतिपूर्ण वाद विवाद करते थे और भारत में मिले जुले राष्ट्रवाद की बातें भी करते थे, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना को मुस्लिमों के बीच बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। क्या आपको पता है कि अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। मीराबाई निम्न में से किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, राठौर, चौहान, इनमें से कोई नहीं। मीराबाई का जन्म 1498 में राठौर वंश में हुआ था। उनकी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि थी। बाद में उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हो गया और वो सिसोदिया वंश की रानी बन गईं। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में वो विरक्त होकर साधु संतों के साथ हरि कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी और कृष्ण भक्ति के लिए द्वारका और वृंदावन गईं। क्या आपको पता है कि मीराबाई की रचनाएं कौन सी हैं और उनके गुरु का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं।